अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड टेंसर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्ल, एक्सप्रेशन फॉर कर्ल इन द कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी के साथ साथ हम एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, जो है हमारा स्केल फैक्टर्स का। कर्ल का जो हमारा एक्सप्रेशन था वो हमने स्टार्ट करना था, जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमने लास्ट लेक्चर में ले लिया था। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कैलकुलेशन आनी थी कर्ल की, यहाँ पर हमने जो लास्ट बेसिकली हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने यहाँ तक की जो कैलकुलेशंस थी वो कर ली थी। मींस हमने ग्रेडियंट को देख लिया था कि ग्रेडियंट को हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आती है। और उसी तरीके से हमने डाइवर्जेंस को कंसीडर कर लिया था कि डाइवर्जेंस की कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या जिसे हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, उसमें हमारे पास क्या इक्वेशन आती है। फाइनल इक्वेशन हमने ये फाइंड आउट की थी और किस तरीके से फाइंड आउट की थी वो भी हमने देखा था। अब हमने डिस्कस करना था कर्ल को, जिसका मैंने आपको बताया था बेसिकली हमें रोटेशन के बारे में बताता है। अब इसमें बच्चों हमने क्या करना है, हमने कंसिडर करना है कोई ना कोई पाथ। लेट्स सपोज ये एक पाथ है, इसको कोई भी आप नाम दे दें कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट आपके पास ये है। एरो मेंशन कर दें। इस तरीके से आप इस तरफ मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमने क्या करना है, हमने वेक्टर्स कंसीडर करने हैं और इनकी रोटेशन को यहाँ पर कर्ल में कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक वेक्टर है, लेट्स सपोज ये एक वेक्टर है, तो मैंने इसकी रोटेशन देखनी है। मैं इसे नाम दे देती हूँ 1 2 3 4। मैंने देखना है कि अगर ये 1 से 2 की तरफ गया है और फिर 2 से 1 की तरफ आया है, तो इसने हमें क्या एक्सप्रेशन दिया, इसकी क्या कैलकुलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ा। इसी तरीके से हम रोटेशन देखेंगे 2 से 3 की, फिर 3 से 2 की, और इसी तरीके से हम कैलकुलेशन देखेंगे 3 से 1 की और 1 से 3 की। अब यहाँ पर मैं 4 को डिस्कस नहीं करी, जबकि पाथ तो हमारे पास 4 भी है। देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है, सेम उसी तरीके की मैंने डायग्राम बनाई है जो मैंने आपको लास्ट टाइम कर्ल के एक्सप्रेशन में यूज़ करवाई थी। ये सेम वही डायग्राम है। ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ए से बी की तरफ जाएंगे, बी से सी की तरफ जाएंगे और सी से डी की तरफ। डी से ए को मैं कंसीडर नहीं कर रही, क्यों? अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 से हमने कहा कि एक वेक्टर है, ये जो 1 है ये एक वेक्टर है, ये हमें रोटेशन दे रहा है 1 से 2 की तरफ, और फिर इसी रोटेशन को हमने कंप्लीट करना है 2 से 1 की तरफ आनी चाहिए। और इसी तरीके से जो हमारी सेकंड, ये हमारी हो गई फर्स्ट रोटेशन कंप्लीट। जो हमारी सेकंड रोटेशन होगी वो होगी 2 से 3 की तरफ और फिर होगी 3 से 2 की तरफ। ये हमारी सेकंड रोटेशन कंप्लीट हो गई। और जो हमारी थर्ड रोटेशन होगी वो होगी 3 से 1 की तरफ और फिर 1 से 3 की तरफ। ये हमारी थर्ड रोटेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन हमने फोर्थ पाथ को डिस्कस नहीं करना। क्यों डिस्कस नहीं करना? क्योंकि हम कर्ल को डिस्कस कर रहे हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम इसे डिस्कस करेंगे तो हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, हमारे पास जस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, Q1 Q2 Q3। अगर मैं इस 4 पाथ को डिस्कस करूँगी तो मुझे एक और कोऑर्डिनेट चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम 3 ही कोऑर्डिनेट को डिस्कस करते हैं, मैक्सिमम 3D तक ही हम जा सकते हैं, XYZ या R थीटा फाई और रो फाई जी, और जनरलाइज में हम उन्हीं को नाम दे देते हैं Q1 Q2 और Q3 का। तो ये 4 जो हमारे पास केस है ये पॉसिबल नहीं है।
हम सिर्फ 1, 2 और 3 को ही कंसीडर करेंगे। अब यहाँ से देखें, जब वेक्टर ने रोटेशन स्टार्ट की ए से बी की तरफ, तो 1 का जो पाथ है, इतना जो पाथ है ये कांस्टेंट रहा, फिर उसकी रोटेशन में चेंज आया, और जब 1 से 2 की तरफ गया तब भी हमारे पास इतना पाथ कांस्टेंट रहा, फिर चेंज आया। तो आपने कांस्टेंट को भी कंसीडर करना है और चेंज को भी कंसीडर करना है। ऑल्टरनेट डेफिनेशन जो कर्ल की होती है हमारे पास, ये हमने ड्राइव की थी। कर्ल के एक्सप्रेशन जब हमने लिए थे इंटीग्रेशन के लिए, तो ये हमने यूज़ की थी। कंसीडर द फर्स्ट रोटेशन, हम फर्स्ट रोटेशन को कंसीडर करेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको फर्स्ट रोटेशन करवाऊँगी, बाकी जो सेकंड और थर्ड रोटेशन है, ये वाली और ये वाली, ये आप खुद करेंगे। मैं इसके जनरल एक्सप्रेशन आपको बता दूँगी, डेरिवेशन आप खुद करेंगे। सबसे पहले हमने रोटेशन ली है 1 से 2 की तरफ, और फिर हम लेंगे 2 से 1 की तरफ। ये बेसिकली एक रोटेशन है, मीन्स आपका एक चक्कर पूरा होना चाहिए। एक क्लोज्ड पाथ में ही हमारे पास रोटेशन आनी चाहिए। 1 से 2 फिर 2 से 1, ये क्लोज्ड पाथ हो गया। मीन्स जो इनिशियल पोजीशन थी वही हमारे पास फाइनल पोजीशन आई है। तो 1 से 2 की तरफ जाते हुए हमें कुछ ना कुछ चीज़ कांस्टेंट मिली थी, V1 H1 DQ1। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इतनी लाइन कांस्टेंट थी, उसके बाद चेंज आना स्टार्ट हुआ, तो ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जब 2 की तरफ गए तो हमारे पास चेंज आया V2 H2, और जो चेंज है वो Q1 के लिहाज से आया। मीन्स ये हमारे पास Q1 है, तो इसके लिहाज से आया। Q2 हमारे पास Y की तरफ है, तो पार्शियल बाय पार्शियल Q1 1 है आपके पास। आप किस तरफ जा रहे हैं? V2 H2 की तरफ। मीन्स आप सेकेंड वेक्टर की रोटेशन की तरफ जा रहे हैं, और DQ1 है आपके पास, चेंज DQ1 के लिहाज से आया, DQ2 आपने बाहर ले लिया। ये जो आपकी फुल इक्वेशन है, ये सिर्फ आपको रोटेशन दे रही है 1 से 2 की तरफ। अब इसी तरीके से 2 से 1 की तरफ हम जाएंगे। अब याद रहे, जब आप 1 से 2 की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव साइन यूज़ करोगे, और अगर आप 2 से 1 की तरफ आ रहे हो तो आप नेगेटिव साइन यूज़ करोगे। अब ये कोई अथेंटिक बात नहीं है कि आपने पहले पॉजिटिव ही यूज़ करना है, बाद में नेगेटिव यूज़ करना है। आप इसका अल्टरनेट भी कर सकते हैं, पहले नेगेटिव यूज़ कर लें, फिर दूसरे को पॉजिटिव का नाम दे दें, लेकिन दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होंगे, क्योंकि 1 से 2 की तरफ जब हम गए हैं तो हम 2 से ही वापस आए हैं, उसी रास्ते से इन्वर्स पाथ हमने लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे ये था V1 H1 DQ1, अब आ जाएगा हमारे पास V2 H2 DQ2 विद नेगेटिव साइन। यहाँ पर था V2 H2, लेकिन अब आएगा V1 H1। इन्वर्स कर दें ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को, नेगेटिव बाहर ले लिया तो इसलिए अंदर प्लस ही रहने दें। पार्शियल बाय पार्शियल Q1 था यहाँ पर Q2 लिखें, V2 H2 था यहाँ V1 H1 लिखें, यहाँ DQ1 DQ2। सारी इक्वेशन हमारी रिवर्स हो गई। जहाँ 1 था वहाँ हमने 2 लगा दिया, जहाँ 2 था वहाँ हमने 1 लगा दिया। इसी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो ये वाली इक्वेशन है, जिसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया है। तो हमें लास्ट इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो फाइनल इक्वेशन मिली है वो मिली है पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल Q1 V2 H2 DQ2 DQ1 माइनस पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल Q2 V1 H1 DQ2 DQ1 विद यूनिट वेक्टर A1, क्योंकि हमने सिर्फ अभी फर्स्ट रोटेशन को ही कंसीडर किया था 1 से 2 और 2 से 1, इसलिए हमने इसको यूनिट वेक्टर A1 का नाम दिया। जब आप सेकेंड रोटेशन लेंगे उस इक्वेशन को आप यूनिट वेक्टर A2 का नाम देंगे। जब आप थर्ड रोटेशन लेंगे तो उस रोटेशन को आप यूनिट वेक्टर A3 का नाम देंगे। अब ये जो इक्वेशंस है, जब आप लास्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें से बहुत सारी टर्म्स ऐसी होंगी जो कैंसिल आउट हो जाएंगी, रिमेनिंग आपके पास यही 2 टर्म्स रह जाएंगी। इसी तरीके से आपने सेकंड रोटेशन और थर्ड रोटेशन भी परफॉर्म करनी है और उनके साथ ये यूनिट वेक्टर मेंशन करने हैं। आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी
ए, बी और सी। दिस इक्वेशन इज ओनली फॉर द फर्स्ट कंप्लीट रोटेशन, जो मैंने आपको बताई 1 से 2 की तरफ और 2 से 1 की तरफ, सिर्फ इतनी रोटेशन के बारे में हमें ये बता रहा है। फॉर कंप्लीट पाथ वी आर टू परफॉर्म द साइक्लिक परमुटेशन। कंप्लीट पाथ के लिए आपको साइक्लिक परमुटेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब साइक्लिक परमुटेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल हमने लेने हैं 3 कोऑर्डिनेट्स Q1, Q2 और Q3, और उसी तरीके से हमने उनकी जो रोटेशन है वो परफॉर्म करनी है। तो साइक्लिक परमुटेशन क्या कहती है? लेट्स सपोज ये मैंने एक साइकिल बना लिया और इस साइकिल में मेरे पास 3 चीज़ें हैं 1, 2 और 3। अब 1 के आगे है 2, 2 के आगे है 3 और 3 के आगे है 1। ये रोटेशन आपने परफॉर्म करनी है। किस तरीके से? 1 से 2, 2 से 3 और फिर 3 से 1। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि लास्ट इक्वेशन जो हमने देखी है उसमें मेरे पास क्या था? 1 आया हुआ था। जब मैंने उसकी इन्वर्स की, मतलब 1 से 2 वाली रोटेशन में मेरे पास हर जगह 1 आया हुआ था। जब मैंने 2 से 1 वाली रोटेशन की तो मैंने जहाँ जहाँ 1 था वहाँ वहाँ 2 रिप्लेस कर दिए, जहाँ जहाँ 2 था वहाँ 1 रिप्लेस कर दिया था। अब जब आपने करनी है 2 से 3 वाली रोटेशन, तो जहाँ जहाँ पर आपका 2 होगा वहाँ पर आप 3 से रिप्लेस कर देंगे। इसी तरीके से आपने जहाँ पर 1 होगा वहाँ से 2 से रिप्लेस कर देंगे, जहाँ 2 होगा वहाँ पर 3 से रिप्लेस कर देंगे। ये आपकी हो जाएगी साइक्लिक परमुटेशन। सिमिलरली फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर अदर रोटेशंस। अदर रोटेशंस के लिए अपने एक्सप्रेशन आप फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आप सारे एक्सप्रेशन, 3 एक्सप्रेशन आपके पास आएंगे। जिस तरीके से मैंने ये इक्वेशन ए का नाम दिया हुआ है, आपके पास 2 और इक्वेशंस आएंगी, इक्वेशन बी और इक्वेशन सी। इन तीनों इक्वेशंस को आपने कंबाइन करना है और उसके बाद उन्हें डिवाइड कर देना है वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर। वॉल्यूम एलिमेंट क्या है हमारे पास? H1, H2, H3, DQ1, DQ2 और DQ3, जो हमने फाइंड आउट किया है। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा कर्ल का? डेल कर्ल V इज इक्वल टू H1 1 डिवाइडेड बाय H1, H2, H3। ये बेसिकली कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया है। DQ1, DQ2, DQ3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जब आपके पास इक्वेशंस आएंगी उनमें सब में ये कॉमन आ जाएगा। और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट के अंदर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने इस तरीके से क्यों लिखा है? क्योंकि हम कर्ल परफॉर्म कर रहे हैं और वो डिटर्मिनेंट की सूरत में ही होती है। तो आपने ये वाली जो लास्ट इक्वेशन है इसको भी आपने याद कर लेना है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आती होती है मोस्टली। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केल फैक्टर्स का। लास्ट लेक्चर में हमने स्केल फैक्टर को थोड़ा सा डिस्कस किया था कि स्केल फैक्टर हमारे पास क्या होते हैं। स्केल फैक्टर बेसिकली जो हमारे पास कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके स्केल के बारे में हमें बताते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी इक्वेशन में स्केल फैक्टर H1, H2, H3 यूज़ किया। हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे फाइंड आउट करके बहुत सारी इक्वेशंस को वेरीफाई करना है, उनकी वैल्यू को हमने लिखना है, जैसे लेंथ एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट, उनकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि हम जो स्केल फैक्टर्स है उसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने स्केल फैक्टर्स H1, H2, H3 फाइंड आउट किस सिस्टम में करने हैं, स्फेरिकल में, सिलेंड्रिकल में या कार्टेशियन में। तो मैं आपको करवा रही हूँ स्फेरिकल में। जो बाकी 2 सिस्टम हैं कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल, वो आप खुद परफॉर्म करेंगे। ये एज एन असाइनमेंट आप ले लें अपने टॉपिक। कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल के जो टॉपिक्स हैं उनके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सेम इसी मेथड से आप खुद ड्राइव करेंगे।
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं एक्स वाई जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास होती है आर साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई, आर कॉस थीटा। इन तीन इक्वेशंस को यहाँ पर आपने वेरीफाई नहीं करना, ये आप बेसिकली फाइंड आउट कर चुके हैं अपने बीएससी लेवल में, और बीएस वाले बच्चे वेव्स एंड ऑसिलेशंस के कोर्स में ये इक्वेशंस फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आपने इन इक्वेशंस को यहाँ पर तो फाइंड आउट नहीं करना, इन्हें आपने डायरेक्ट ही यहाँ पर पुट करना है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें हम इन्हें ड्राइव भी करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 आपको नज़र आ रही है कि हमारे पास तीन चीज़ों का फंक्शन है, एक्स किसका, आर का, थीटा का और फाई का। वाई भी हमारे पास तीन वेरिएबल का फंक्शन है और जी भी हमारे पास तीन वेरिएबल का फंक्शन है। फर्स्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन कंसीडर करना है कि कितने वेरिएबल का फंक्शन है, उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेना है हमने। जैसे ये मैंने लिया हुआ है पार्शियल एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल आर डी आर, पार्शियल एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल थीटा डी थीटा, पार्शियल एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल फाई डी फाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें ये आपके पास आर है, हम आर के लिए इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, फिर हम इक्वेशन 1 को थीटा के लिए सॉल्व करेंगे, फिर हम इक्वेशन 1 को फाई के लिए सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। dx1 सबसे पहले जब मैं r के लिए सॉल्व करूँगी तो मैं इसे x1 का नाम दे दूँगी, क्योंकि मैंने थीटा और फाई के लिए भी इसे सॉल्व करना है तो मेरे पास डिफरेंट इक्वेशंस आ जाएंगी, तो उन्हें मैं x2 x3 का नाम दे दूँगी क्योंकि बाद में हमें उसे कंबाइन करना पड़ेगा। तो dx1 जो हमारे पास आएगा इसका फार्मूला बनेगा पार्शियल x डिवाइडेड बाय पार्शियल आर डी आर, क्योंकि हम डी आर के लिहाज से पहले देख रहे हैं। तो x की जगह इसका फंक्शन पुट करें, r के लिहाज से उसका डेरिवेटिव ले लें, हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी साइन थीटा कोस फाई डी आर। इसी तरीके से हमने इसी इक्वेशन को इक्वेशन 1 को ही सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ थीटा। थीटा के लिए भी हमारा यही फार्मूला बनेगा, जस्ट r की जगह आप थीटा यूज़ करेंगे। जैसे ये इक्वेशन 6 में मैंने यूज़ किया हुआ है पार्शियल एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल थीटा डी थीटा, जस्ट एक्स की जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। आर साइन थीटा कॉस फाई हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो जब आप थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो सिर्फ साइन थीटा का डेरिवेटिव आएगा, आर एज अ कांस्टेंट कंसीडर होगा, कॉस फाई भी कांस्टेंट कंसीडर होगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आर कॉस थीटा कॉस फाई डी थीटा। इसको मैंने नाम दे दिया है dx2 का। इसी तरीके से इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। अब लास्ट वेरिएबल फाई के लिए सेम इक्वेशन, जस्ट आपने क्या किया, थीटा को रिप्लेस कर दिया फाई की मदद से। अब इसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो यहाँ पर देखें r कांस्टेंट हो जाएगा, साइन थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, जस्ट फाई का वेरिएबल इधर है कॉस के साथ, तो कॉस का आप डेरिवेटिव ले लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा। कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन, कॉस फाई हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन फाई। ये माइनस मैंने स्टार्ट में लिख दिया है, आर साइन थीटा साइन फाई आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 10 आ गई। इसको मैंने dx3 का नाम दे दिया। हमारे पास जितनी भी इक्वेशंस आ गई हैं, फाइनल इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको सम अप कर देंगे। अभी सिर्फ हमने याद रहे सिर्फ इक्वेशन 1 को ही सॉल्व किया है, अभी हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 को सॉल्व नहीं किया, लेकिन यही सेम मेथड आप उनके ऊपर अप्लाई करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना आपने। 5, 7 और 10 वाली जो इक्वेशन है इनको 11 के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास dx की फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी। जस्ट सिंपल आपने पुट किया हुआ है उसके अंदर, अभी कुछ भी आपने सिंप्लीफिकेशन नहीं की। तो यहाँ तक की कैलकुलेशन हमने कर ली है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन 2 को, जिसको हमने इस तरीके से लिखा हुआ था, इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 भी हमारे पास तीन चीज़ों का फंक्शन थी, जस्ट डिफरेंस क्या आएगा, वो y का फंक्शन थी, आर थीटा और फाई ही वेरिएबल हैं।
तो आपने y को dy1 लेना है r के लिए, dy2 लेना है थीटा के लिए, dy3 लेना है फाई के लिए। तो आपके पास बाद में 3 इक्वेशंस आएंगी, तीनों को सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा dy। इसी तरीके से जो थर्ड वाली इक्वेशन थी वो भी सेम थी हमारे पास। तो थर्ड वाली इक्वेशन में आपके पास आ जाएगा dz। तो dz को आपने सॉल्व करना है, फिर आपने इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देना है। कंबाइन करने के बाद आपने उसका स्केल लेना है और स्केल रूट लेना है, आपके पास स्केल फैक्टर्स आ जाएंगे। यही कैलकुलेशंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में परफॉर्म करेंगे। यहाँ तक अगर कोई भी कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन हो तो काइंडली मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।